हेलो एवरीवन, फिर से आपका टीचर्स एकेडमी पे स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं सूर्यांक सर आपके सामने इन्वायरमेंट का पार्ट लेकर के, जिसमें अगर आप देखोगे तो ये पार्ट नंबर 10 चल रहा है और अभी इस पे ही टीचर्स एकेडमी पे आप जाओगे तो पार्ट नंबर 9 तक के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वहां तक 2020 तक के क्वेश्चन हुए हैं। 9 नंबर में 21 नंबर से 2021 के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको मोस्ट वेलकम और सबका मैं स्वागत करता हूं। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि यहाँ से अगर आप देखोगे कि प्रथम प्रश्न पत्र में 2014 से 2023 तक के हम पेपर सॉल्व करवा रहे हैं और इन पेपर पूरी सॉल्विंग में आप देखोगे कि यहाँ से जो पीपल्स एंड डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट वाला पार्ट है वो मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और इसी में अगर आप देखें तो जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं सबको मोस्ट वेलकम। इसी में आप देखोगे, जो लोग बाद में देखेंगे इसको, तो यहाँ से हमने तो पेपर सॉल्व करवाया और हर सैटरडे को, हर शनिवार को 5 बजे से 5 PM पर मैराथन क्लास होती है। आप उसे भी देख करके अपने जो क्वेश्चन आंसर है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये तो यहाँ चल ही रहा है। इसी टीचर्स एकेडमी पे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट के अलावा भी अदर सब्जेक्ट भी इसके पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं या जाएंगे, तो आप प्ले लिस्ट में इसको भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पूरा जो कोर्स है वो 999 रुपीज़ का है, वो आप पढ़ सकते हो। 2 सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए, तो जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो आप सबको अपना टाइम आएगा। वाह, क्या नाम है, गुड मॉर्निंग एंड ममता राजपूत जी, आप सबको भी नमस्कार, सबको मोस्ट वेलकम एंड हैव अ गुड मॉर्निंग। चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर में। एक नया क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, जो कि 2021 का क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है एसेशन ए है के रूप में निम्नलिखित है। तो इसमें जो 2021 और 22 का पेपर एक साथ मिक्सअप हुआ था, क्योंकि 2021 में कोरोना का टाइम में, ठीक है, तो वही सब है पूरा। यहाँ पे नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा क्या है, उसका कारण है। अभिकथन क्या कह रहा है, भूतापी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है और भूतापी ऊर्जा अपकर्षण और प्रयोग की प्रक्रियाएं प्राकृतिक परिवेश की प्रकीर्णन नवीकरणीय आपूर्तियों की तुलना में केंद्रीकृत जीवाश्म ईंधन की प्रक्रिया के अधिक समान है। इस रीजन को आप लोग जो पढ़ रहे होंगे उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कम से कम उस पे आप लोग ध्यान दे हुए तब स्टेटमेंट के हिसाब से आप सही कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। फिर इसके बाद जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जो लोग भी अभी जुड़ रहे हो सबको गुड मॉर्निंग। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप सब। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ए बता रहे हैं आप सब, देखते हैं यहां से क्या होगा आंसर। यहां से अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट्स, देखिए कह रहे भूतापी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाए, गलत है। ये क्या है, नवीकरणीय स्रोत होता है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि भूतापी ऊर्जा मतलब कह रहा है कि जो ऐसे आते हैं, जमीन है, जमीन के अंदर की अगर हम बात करें, जैसे भूतापी ऊर्जा होती क्या है, पहली बात ऐसा क्षेत्र जैसे मान लीजिए ग्लेशियर है, एक गर्म जल का स्रोत है। गर्म जल के स्रोत को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर भाप को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे वैल्केनिज्म होती है, तो वैल्केनिज्म से दूर थोड़ा अगर हम देखें तो यहाँ भी क्या होगा, अगर कोई जल का स्रोत है, इस जल का स्रोत है वो क्या है, अगर गर्म है तो हम क्या कर सकते हैं, इनके भाप का इस्तेमाल करते हैं और भाप का उपयोग हम टरबाइन के चलाने में करते हैं। तो भूतापी ऊर्जा के अपकर्षण मतलब इनको निकालना, इनका यूज करना, और प्रयोग की प्रक्रियाएं प्राकृतिक परिवेश की प्रकीर्णन नवीकरणीय आपूर्तियों की तुलना में केंद्रीकृत जीवाश्म ईंधन की प्रक्रियाओं के अधिक समान है। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर जो ऑयल है और जो गैस है, इसको ड्रिल करके क्या करते हैं,
इस ऊर्जा को हम यूज करते हैं, ठीक है। उसी के प्रकार क्या ये भी एक नवीकरणीय ऊर्जा है, जैसा कि ये सब है जीवाश्म वाली। तो बिल्कुल सही बात है, भूमि से इसकी हम प्राप्ति करते हैं तो भूमि से इसकी प्राप्ति करते हैं, भूतापीय ऊर्जा होती है ये। तो दोनों क्या हो जाती है, ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। और जीवाश्म ऊर्जा जो होती है वो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, स्टेटमेंट अपना ए गलत हो जाएगा और आर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से प्रोड्यूसर गैस के विभिन्न घटकों के संकेंद्रण का सही क्रम क्या है, ठीक है। देखिए, एक आपने सीएनजी पढ़ा होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पढ़ा है, एक आप पढ़े होंगे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब एक नई गैस आई है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इसको आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, यहाँ पे अब बताऊंगा सब चीजें। तो यहाँ से आपको बताना है कि यहाँ से दूसरे नंबर का प्रोड्यूसर गैस जो है, प्रोड्यूसर गैस का मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, वो कौन कौन से होंगे, ठीक है, वो बताना है। पुंगा घाटी है लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है, पुंगा घाटी। और जगह भी है पूरे विश्व में, लेकिन वो हमें लोकेशन नहीं जानना है, कोई मतलब नहीं है। यहां से आपको बताना है प्रोड्यूसर गैस के लिए। देखिए, जब हम प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर गैस में मेन कंपोनेंट की अगर बात किया जाए, उसमें नाइट्रोजन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो यहां से अगर हम आए तो नाइट्रोजन क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इसके बाद इसमें अगर आप आएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मिलेगा। यहां से अगर देखो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। अब इन दोनों की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर इससे आगे जाएंगे तो कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे लास्ट में सबसे मिनिमम कम मात्रा में क्या मिलेगा, CH4, ठीक। लेकिन मेन कंपोनेंट आपसे पूछ के मेन दो गैसें कौन सी होती हैं, तो नाइट्रोजन होगा और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। बस आपको यही रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक। तो आंसर क्या होगा अपना, बी वाला होगा। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमि से संबंधित पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं, पोषक तत्व निर्धारण, धातु संदूषण, लवणता और क्षारीयता, ओजोन क्षरण, परिवेशी वायु में महीन एरोसोल, ठीक है, एरोसोल बोलेंगे यहां से, एयर होता है, ये सही लिखा है एरोसोल। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। सॉरी। चलिए भाई बताइए आप सब। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए आप सब, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए। चलिए देखिए, यहां से अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, इसकी अगर बात किया जाए कि भूमि से संबंधित पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो पर्यावरणीय समस्याओं की अगर हम बात करते हैं यहां से, तो इसमें देखें तो एक है पोषक तत्व हो गया, पोषक तत्व का निर्धारण, एक हो गया धातु संदूषण, तीसरा हो गया लवणता और क्षारीयता, चौथा हो गया ओजोन क्षरण, पांचवा होगा परिवेशी वायु में महीन एरोसोल की बात किया जाए, ठीक है। तो यहां से अगर देखें जो प्रॉब्लम आती है, यहां से पर्यावरणीय समस्याएं आती हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं यहां से, तो इन सब में सबसे पहले पोषक तत्व का निर्धारण हो गया, एक क्या होगा धातु का संदूषण, एक हो गया लवणता और क्षारीयता। अब ओजोन क्षरण ये कहीं से इससे रिलेटेड नहीं होता है। चौथा अगर हम इसको कट कर दें, चौथा वाला क्या होगा, इससे रिलेशन नहीं हो सकता है। अब यहां से आते परिवेशी वायु में महीन एरोसोल। ये महीन एरोसोल की जब बात करते हैं तो ये भी कौन सी प्रॉब्लम होती है, वायु प्रदूषण की बात होती है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जानकारी अगर आपको है तो आंसर आपका गलत नहीं होगा। पांचवा नंबर कट कर दो, पांचवा नंबर कट कर दो, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो अपना यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड का क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सतही ओजोन के मापन की इकाई नहीं है, ठीक है। इसका आप चाहें तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक है माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, नैनोग्राम प्रति घन मीटर, डप्सन इकाई, भाग प्रति मिलियन 10 लाख।
पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो बाद में नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। जल्दी से बताइए भाई कौन सा होगा। सतही ओजोन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हो सब लोग क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए। फोर्थ का सी जयश्री वर्मा ने कहा है, बाकी लोग बताएं। फोर्थ का डी। अच्छा देखो ध्यान दो, अगर हम बात करते हैं ओजोन की, ठीक है, ओजोन की बात किया जाए तो ओजोन दो तरीके की होती है, एक बैड होती है और एक क्या होती, गुड होती है। बैड किसे बोलते हैं, बैड, ये इसको बोलते हैं सतही ओजोन को, सतही ओजोन। अब यहां ध्यान देना, सतही ओजोन को बोलते हैं। और गुड किसको बोलते हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी, अर्थ है, अर्थ के ऊपर चले जाइए क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर चले जाइए समताप मंडल, इसी में पाई जाती है ये वाली पार्ट, ठीक है, किसकी, ओजोन की। जब हम बात करते हैं इस ओजोन की तो यहाँ पे इसकी जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर से भी कम की है, और इसको जो हम मापते हैं इसके घनत्व को तो डप्सन में मापते हैं। इसको किस में मापते हैं, यहाँ से डप्सन में मापते हैं, ठीक है, किसको, यहाँ से इस वाली ओजोन को। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में सतही ओजोन की इकाई नहीं है, तो सतही ओजोन की इकाई यही तो नहीं होगी ना, क्योंकि सतही ओजोन तो है नहीं है, ठीक है, ये कहाँ है, वायुमंडल में ऊपर मिल रही है। बाकी जितनी इकाइयां हैं माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। अब देखो यहां से क्या किया जा रहा है, एक बॉक्स ले लीजिए कुछ इस टाइप का, आपने बचपन में बनाया भी होगा, यहाँ पे अब इसकी लंबाई चौड़ाई जो आप देना चाहो, माइक्रोग्राम, अब यहाँ क्या है, वेट की बात कर रहा है, माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर में आप ओजोन की कितनी मात्रा, नैनोग्राम प्रति घन मीटर, ये सब क्या है, छोटी छोटी इकाइयां हैं किसमें, मापने में, ठीक है। माइक्रोग्राम, माइक्रो मतलब 10 घाते -6, नैनो मतलब 10 घाते -9, भाग प्रति मिलियन, 10 लाख में कितने, 10 लाख मतलब इस कमरे में अगर बात करें 10 लाख कण हैं, उसमें से कितने कण ओजोन के हैं, ठीक है। ये सब किस में माप, ये सब क्या है, ये सब सतही ओजोन को मापने के क्या है, इकाइयां हैं, ठीक है, और उसकी डप्सन होती है। ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है के रूप में निम्नलिखित में से दूसरा उसका कारण है। भूतापी तरल लवणों और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S व नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx जैसे अन्य प्रदूषकों से समृद्ध होते हैं। भूतापी की बात करें, भूतापी तरल लवण, आगे है, वे नदियों या तालाबों में न बहाकर भूमि में पुनः अंतर्वेशित कर दिए जाते हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट मतलब थोड़े से लैंग्वेज हिसाब से क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। भूतापीय तरल लवणों और हाइड्रोजन सल्फाइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे अन्य प्रदूषकों से समृद्ध होते हैं। चलिए आप सब पढ़ के इसका आंसर करिए जल्दी से। पांचवा का बी, डप्सन से तो समतापी की, हाँ ओजोन, बिल्कुल सही बात है। पांचवा का सी आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पे बी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए समझे इस चीज को, जो लोग ने बी आंसर दिया उन सबका बिल्कुल सही है। यहाँ ध्यान दीजिए आप सब, जब अगर हम बात करते हैं कि भूतापी तरल लवणों और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S व नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों से समृद्ध होते हैं, तो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, जो भूतरल होते हैं, भूतरल लवण, ठीक। अब इसकी अगर हम बात करें यहां से, क्या हमसे कहा गया कि अगर हम प्रदूषक की तरह देखें, प्रदूषक की तरह वे नदियां या तालाबों में न बहाकर भूमि में पुनः क्या किए जाते हैं, अंतर्वेशित कर दिए जाते हैं। भूतापी लवण हो, चाहे हाइड्रोजन सल्फाइड हो, चाहे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, जैसे अन्य प्रदूषकों से समृद्ध होते हैं। यहां पे क्या होना चाहिए ना, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, भूतापी तरल लवण।
अब क्या है ये, जब आप पढ़ोगे भूतापी तरल लवण हाइड्रोजन सल्फाइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे अन्य प्रदूषकों से समृद्ध होते हैं, ये और नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ये अब क्या है, यहां से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जब इन सब की अगर हम बात करें, चाहे हाइड्रोजन के सल्फाइड की बात करें, चाहे हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें, ठीक है, इन सब के देखें, इनके अलग अलग स्रोत हैं, इनके अलग अलग स्रोत हैं। अब इन स्रोतों की बात किया जाए, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड्स की अगर हम बात करते हैं, इस हाइड्रोजन सल्फाइड के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जो या शहरों के वेस्टेज होते हैं, उनको अगर डंप करते हैं कहीं, सड़ाते गलाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम क्या मिलता है आपको, H2S मिलता है, ठीक। वही नाइट्रोजन की ऑक्साइड की बात किया जाए तो नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स हैं, जैसे एक तो डंप करने पर भी, और उनको जो इक्विपमेंट्स होते हैं मेडिकल के, उनकी बात करें तो उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड अलग से मिलते हैं। उसके अलावा जो कोयला जलाते हैं उसमें यहाँ पे अगर आए तो नाइट्रस ऑक्साइड मिलती है इसमें, जो कि अम्ल वर्षा काम करती है, ये वायु प्रदूषण का कारक होगा। लेकिन वही नाइट्रोजन के यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात की जाए या नाइट्रोजन के अन्य ऑक्साइडों की बात करते हैं, तो इन्हीं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ही क्या होते हैं, मिलते हैं। तो अब इनको यहां से बात किया जाए, वे नदियों के बजाय नदियों या तालाबों में ना बहा करके क्या होते हैं, भूमि में डंप किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या शहरों के जो वेस्टेज होते हैं, वो नदियों नहीं बहाते हैं, वो कहीं जाकर डंप करते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देखोगे तो दिल्ली में, जब दिल्ली में सुना होगा आपने कि यहाँ पे क्या है, कूड़ों का पहाड़ी है, वो क्या है, कूड़े का पहाड़ी बना दिया लोगों ने, ठीक है। मुंबई में इसके लिए देखेंगे आप, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, सही है। अब यहाँ पे आइए, ये अपने आप में स्टेटमेंट सही है कि जो भू तरल लवण होते हैं उनमें हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये वाला भी अगर हम बोले कि जो हमारे शहर के प्रदूषक होते हैं उसको हम वहां रखते हैं, उसमें भी ये क्या होते हैं, ये निकलते हैं। लेकिन क्या भूतापी तरल लवण का यही मात्र एक स्रोत है जो इंसान क्या करते उसमें डालते हो? क्या यही मात्र स्रोत हो सकता है? तो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। अपने आप में स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं हो सकता। इसका कारण प्राकृतिक जन हो सकता है, लेकिन ये इसका कारण नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां से आंसर क्या होगा अपना, बी होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी होगा। चले आगे बढ़ते हम लोग सॉरी, आगे है, इसको मैच करवाइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रदूषक दिए हैं, जल के प्रदूषक दिए हैं, और दूसरा तरफ क्या है, यहाँ पे उदाहरण दिया है। विषाक्त प्रदूषण, गैर विषाक्त प्रदूषण, स्थूल प्रदूषण और रोगजनक प्रदूषक। क्लोरीन, प्रोटोजोआ, बेंजीन, भोजन के डिब्बे, ये बताना है आप। मैच करवा के बताइए। क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए। सिक्स का बी, बाकी लोग बताएं। यहां से देखें, जब अगर हम यहां पे आए तो इसका जो आंसर डी स्टूडेंट्स वो यही है, ठीक है। देखें यहां से देखा जाए तो पहली बात क्या है, ए का थर्ड है, ए का थर्ड है बी। यहां से विषाक्त प्रदूषण की अगर बात करते हैं, अभी आते हैं विषाक्त प्रदूषण क्या होते हैं, और उसमें गैर विषाक्त प्रदूषण की अगर हम बात करें, यहां से गैर विषाक्त प्रदूषण में कौन सा आएगा, क्लोरीन हुआ। स्थूल प्रदूषण की बात किया जाए, यहां से ये क्या मिलेंगे हमें इसमें, और अगर दूसरा गड्डी देखें, रोगजनक प्रदूषक कौन होंगे यहाँ पे, प्रोटोजोआ। अब अलग अलग बात करते हैं। विषाक्त प्रदूषण की जब हम बात करते हैं, ऐसे प्रदूषण जो क्या होते हैं, मैक्सिमम क्या है, हानिकारक है, मैक्सिमम क्या है, हानिकारक होते हैं, और ये क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, ठीक है, जहरीले होते हैं, ठीक। जो प्रोडक्ट हैं वो अगर तेल से बने हैं, जो चाहे रिफाइंड तेल से बना हो और चाहे इससे सरसों के तेल से बने हो, कभी कभी जब लंबे समय तक रख दिए जाते हो, जैसे नमकीन अगर आप खाते हो तो बहुत समय बाद आपको क्या होती है, महक उसमें अजीब सी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। या कई वर्षों तक आप उसे छोड़ दीजिए तो उसमें जो तेल के गुण हैं उनकी वजह से
जब उसे आप खाए पिएंगे ना तो उसमें ये क्या होते हैं, थोड़ा सा गुण किसका मिलता है आपको, यहाँ पे बेंजीन का मिलता है। इसके और अलग अलग स्रोत होते हैं, ठीक है, और अलग अलग स्रोत होते हैं, बीमार होना तय होता है। ठीक, गैर विषाक्त प्रदूषण की बात की जिसके अंतर्गत क्या आती है, क्लोरीन। ये क्या है, क्लोरीन गैस है, ठीक है। यहाँ अगर बात करें ये कहाँ मिलता है, इसके भी अलग अलग स्रोत हैं। जैसे आप सबने क्या सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर सुना होगा। आप देखते हो कि जब कोई आने वाला होता है तो रोड किनारे साफ सफाई करके वहाँ पे ब्लीचिंग डाल देते हैं और उस पर जब आप उसके पास से गुजरो तो तीक्ष्ण महक आती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, क्लोरीन। अब क्लोरीन की अधिक मात्रा भी क्या करती है, ये गैस यहाँ पे जल, इसमें क्या करती है, ये जल प्रदूषण करती है। क्यों, क्योंकि क्या होगी, नदियों के साथ ये क्या करेगा, इस पे ये तो एक स्रोत बता रहा हूं मैं, ये पानी के साथ बह के जाएगा। उसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं इनकी अगर हम बात करते हैं, इनसे जो प्रोडक्ट इनके बह के जाते हैं किसमें, नदियों में, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, ये इसी प्रदूषक होते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा, क्लोरीन का। अब इसमें आते हैं रोगजनक प्रदूषक, आप सब जानते हैं, जिसके अंतर्गत प्रोटोजोआ, इसके अलावा क्या है, वायरस की बात की जाए, इसके अलावा किसकी बात करें, बैक्टीरिया, यहाँ से आते हैं। इसी यहाँ पे आते हैं अगर हम लोग स्थूल प्रदूषक में, तो ये क्या होते हैं, भोजन के डिब्बे। स्थूल प्रदूषक मतलब क्या है, यहां से आपसे क्या पूछ रहा है, जल प्रदूषण का प्रकार। अब है क्या कि जैसे हमने क्या किया, स्थूल मतलब रुके हुए, आप देखे होंगे जल में, यहां से अगर हम बात करें, जब हम लोग बात करते हैं समुद्री प्रदूषण की बात किया जाए, समुद्री प्रदूषण की, इस समुद्री प्रदूषण में आप देखोगे, हाँ सर जब से गए रिवीजन नहीं हो पा रहा, प्रीति सिंह जी कौन सा रिवीजन नहीं हो रहा, ठीक है। जब यहां से बात करते समुद्री प्रदूषण की तो आपने देखा होगा कि इसमें किया क्या जाता है, प्लास्टिक के प्रदूषण आप सुने होंगे, प्लास्टिक होती है उसको लोग बहा देते हैं, शहरों के जो वेस्टेज होते हैं उसको बहाते हैं। उसके अलावा जल प्रदूषक के स्रोत के रूप में देखोगे तो भोजन, जो भोजन के डिब्बे हैं उसमें अगर आप इसको फेंकते हो तो इसमें से क्या है, जो कार्बनिक मटेरियल इसमें रह जाते हैं, ठीक है, कार्बनिक मटेरियल जो रह जाते हैं और इनको खाने पीने के लिए छोटे छोटे जीव या शैवाल क्या करते हैं, इस पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो वो इतना बड़ा रीजन जहां पूरा ये इकट्ठा होगा उस क्षेत्र का जल क्या होगा, प्रदूषित होगा, गंदा होता है, ठीक है। इसके बाद में सफाई करी जाती है अलग अलग तरीकों से, ठीक। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ से बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत दिया हुआ है और एक क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव। क्या पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, प्रकाश वोल्टिक ऊर्जा। ग्रीन हाउस गैस, नदी किनारे वनस्पतियों का क्षय, पक्षियों और चमगादड़ों के लिए खतरनाक विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन। अब थोड़ा सा देख के बताइए इसमें कौन सा होगा, जल्दी से मैच करवाइए। प्रीति जी रिवीजन नहीं हो पा रहा, कौन सा, किस चीज का, ईवीएस का। सर जब से गए रिवीजन नहीं हो पा रहा है, कहाँ गए हैं आप, कहाँ गए, कौन गया, पूरा लिखिए तब तो पता चले। सेवेंथ डी, गुड, सेवेंथ डी क्यों होगा। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा को लोगों ने मिलाया है थर्ड, पक्षियों चमगादड़ों की खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल सही बात, चलो अच्छी बात है। तापीय ऊर्जा की बात किया जाए तो इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, बिल्कुल सही बात। फिर है जल विद्युत ऊर्जा, तो सी का दूसरा आप मिलवा रहे हो, नदी किनारे वनस्पतियों का क्षय, जल विद्युत ऊर्जा। प्रकाश वोल्टिक की बात करें तो प्रकाश वोल्टिक विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे क्या होगा, डी आंसर होगा। देखें जब अगर हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की, अब बड़े बड़े पंखे चला दो, बड़े बड़े पंखे चला दो और चलते रहते दिन रात, ये आके पक्षी बेचारा इससे टकराएगा, चमगादड़ इससे टकराएगी और वो मारी जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ ए का कौन सा होगा यहाँ पे। तापीय ऊर्जा की बात करते हैं, तापीय ऊर्जा में कोयला जलाओगे तो क्या होगा, कोयला जलाएंगे ग्रीन हाउस गैसों में, यहां से अगर बात किया जाए ग्रीन हाउस गैसों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता ही होता है, अगर देखें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पादन होते ही होते हैं, सब ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। फिर अगर बात की जल विद्युत ऊर्जा की बात करें, जल विद्युत ऊर्जा कैसे आएगा, जब नदी बहती रहेगी आप क्या करोगे, यहाँ पे डैम बनाओगे तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आएगी तो इससे किनारे पानी क्या होगा और फिल हो जाएगा,
तो इसके किनारे जो वनस्पतियां हो क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी। प्रकाश वोल्टिक ऊर्जा की बात किया जाए तो प्रकाश वोल्टिक ऊर्जा बनाने के लिए आपने क्या किया, इस तरह से प्लेट बनाई, क्या किया, सिलिकॉन की एक प्लेट बनाई होगी, लेकिन बाद में जो डिस्ट्रॉय करना होगा वो खराब हो जाएगा, उसको जब हम लोग क्या करें, उसका निस्तारण कर रहे होंगे तो वहां पे विषाक्त अपशिष्टों का उत्पादन इससे होना तय है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल की जो प्लेट होगी, इन सब की अगर हम बात करें, इसका निस्तारण करना होता है तो उसके हम क्या करते हैं, जला देते हैं, या पानी में अगर गया तो क्या करें, उसको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो विषाक्त अपशिष्टों का यहाँ क्या होगा, उत्पादन होगा। तो इसमें क्या होगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत 100 वर्षों में वैश्विक समुद्र तल में 10 से 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वृद्धि आंकलित की गई है। इस वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है? महासागरीय जल का तापीय प्रसार, हिमनद का हिमपत्र का पिघलना, ग्रीनलैंड की बर्फीली परत का तनुकरण, नुकसान पहुंचना उसको, या मानवीय क्रियाकलापों के कारण पृथ्वी के जल संचय में परिवर्तन। विगत 100 वर्षों में वैश्विक समुद्र के जल में तल में 10 से 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वृद्धि हुई है। इसे बताना है आपको क्या होगा। सर जी, हमें केवल एक ऑप्शन से ही टिक लगाया। अच्छा, आप कहीं और की बात कर रही हैं क्या? ओके, जो पुराना इंस्टीट्यूट था ना वो मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, आप केवल आप मुझे मिलेंगे टीचर्स एकेडमी पे ही, यही मैं पढ़ाऊंगा। आप ऊपर और कुछ लिखी थी क्या? नहीं सर, हाँ जी सर, अब जब से गए रिवीजन नहीं हो पा रहा। ओके, अब तो प्रीति जी इसी पे आपको आना पड़ेगा। चलिए आइए, आप सब जल्दी से इसमें बताइए। यहाँ की अगर बात किया जाए, आप समझिएगा चारों ऑप्शंस में, थोड़ा मैं तेज करवाऊंगा क्योंकि एक क्लास यहाँ लगी हुई है 10 बजे से। ठीक है, देखें यहाँ से आते हैं हम लोग महासागरी, इसमें अगर बात की जाए डियर स्टूडेंट्स, तो एक तो पहली बात आंसर की बात करें तो वो ये है, लेकिन गलत क्यों है अभी इस पे आते हैं। महासागरी तापी प्रसार, आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे विश्व का 100 वर्षों में वैश्विक समुद्र के तल में 10 से 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वृद्धि हुई है। कारण क्या हो सकता है? कारण तो एक क्या आता है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। देखो ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए केवल मानव कारक नहीं है, लेकिन ओवरऑल मानव पे सब थोपा जा रहा है, लेकिन मानव कारक नहीं है 100%, लेकिन अभी अगर उसे क्रियाएं देखोगे तो हो सकता है। लेकिन इसके पहले हम चले जाएं, कब चले जाएं, यहाँ से बैठे सन 2000 में, मान लो 2000 से पहले चले जाओ, 18वीं शताब्दी में चले जाइए। 18वीं शताब्दी आप जाओगे तो भारत देश पर अंग्रेजों का आधिपत्य है। यहाँ के संसाधन कहाँ ले जाएंगे, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड, यूरोप में क्या आएगा, औद्योगिकरण आएगा। जब यूरोप में औद्योगिकरण आएगा, औद्योगिकरण क्या, उद्योग जगहों को चाहिए ईंधन कहाँ से आएगा, जंगलों से या कोयला से, काट के जंगल से लकड़ियां ले आएंगे, कोयला का निस्तार निकालेंगे, और फिर उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र होगा तो प्रदूषण होना तय है। ठीक है, तो तब से लेकर अब तक कोयला वैला जलाते चले आए। 19वीं शताब्दी आ गई, 100 साल ये बीत गया। 19वीं शताब्दी बाद फिर चले आए सन 2000 तक। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब यहां पे हमने कारनामा किया, उसका प्रभाव दिखा इस 200 साल में, इस 100 साल में। अब इनका जब प्रभाव बढ़ रहा है तो इस प्रभाव में क्या होगा, आएगा ग्लोबल वार्मिंग। जब यहां पे हुआ ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, पृथ्वी का ताप बढ़ा दो। जब पृथ्वी का ताप बढ़ा दोगे तो पृथ्वी पर उपस्थित जो बर्फ होगी वो पिघलेगी, पिघला दो। उसके अलावा जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो उसका प्रसार होता है, वो फैलती है। ठीक है, तो जब पानी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ओवरऑल पृथ्वी पर जो है समुद्र है तो वो भी तो प्रसारित होगा। जब बढ़ेगा, उस प्रसारित होगा तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। उसको दो कारण है, एक कारण क्या है, ये पिघलना, और दूसरा कारण क्या है, समुद्र के जल का प्रसार होना। ठीक है, तो यहां पे जब आप आएंगे महासागरीय जल का तापीय प्रसार। अब एक है हिमनद और हिम छत्र का पिघलना, तो कहेंगे कि ये वाला भी आंसर सही होना चाहिए था, लेकिन जब दोनों में एक ही ऑप्शन पूछा है, दोनों में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि यहाँ पे 93% तो हमारे यहाँ क्या हो जाती है। ठीक है, 97% तो समुद्री ही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा, जब समुद्री अवेलेबल है हमारे यहाँ, तो इसका प्रभाव इसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा।
ग्रीनलैंड की बर्फ क्या होगी, और ही कम है। मानव क्रियाकलाप इतना ज्यादा नहीं है कि जो मानव इतना वो कर डाले। केवल ये जो मैं बता रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग की केवल मानव जनित नहीं हो सकती है, ये मानव जनित नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये ए आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सब कुछ मानव पे थोप दिया जाए बहुत वो जरूरी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हटाने के लिए वातन प्रक्रिया का दक्षतापूर्ण प्रयोग किया जाता है? चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषण, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, धातु, अकार्बनिक आयन। ठीक है, ये प्योर हिंदी है। ठीक है, प्योर हिंदी है, तो थोड़ा सा देखिएगा आप सब, इसका इंग्लिश में बताता हूं, रुक जाइए, आंसर करिए आप सब। एक्शन प्रोसेस इज efficiently used to remove, किसको हटाने का काम आएगा भाई? गर्म करने पर कौन सा तेजी से वाष्पित होगा? गर्म करने पर कौन सा तेजी से वाष्पित होगा? यहां देखें, निम्नलिखित को हटाने के लिए वातन प्रक्रिया हमेशा याद रखिएगा, वातन प्रक्रिया जो होगी वो केवल और केवल किसके लिए होती है? VOC के लिए होता है। ये वर्ड आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, जो पहले के जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इसमें, तो एक क्वेश्चन आया था VOC के बारे में। VOC के बारे में आया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें वातन प्रक्रिया की बात करी थी। वातन प्रक्रिया क्या मतलब है? उसको हम खुला छोड़ दें, खुला छोड़ेंगे तो ये हवा में क्या होगा? फैलेगा। ठीक है, फैलेगा, तब उसकी जांच हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वातन प्रक्रिया। जो चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषण कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर क्या वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, यही है क्या? VOC। और यहाँ पे धातु तो उड़ेगा ही नहीं, खोलने पे भी क्या होगा? वो तो पड़ा रहेगा जब तक जल के साथ या बाकी और अदर मटेरियल के साथ क्रिया ना करे। अकार्बनिक आयन जो होते हैं, जैसे सोडियम के आयन हो गया, हाइड्रोजन के आयन हो गया, अब इनका थोड़ी ना वातन होता है। ठीक है, वातन नहीं कर सकते, खुले में छोड़ेंगे भी तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ से तो ये है। और पहली बात, वायुमंडल में फ्री नहीं टहल रहे होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक, चलिए, तो ये है बी आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊर्जादायी फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही हैं? वे तेजी से बढ़ने वाले पादप हैं, उन्हें वृद्धि के लिए विशेष ऋतु की आवश्यकता होती है, उन्हें वृद्धि के लिए आवश्यक रूप से उर्वरक भूमि की आवश्यकता होती है, वे उन्हें गैसीय और तरल ईंधन में रूपांतरित हो सकते हैं, सामान्यतः इनका कैलोरी मान अधिक होता है। इनमें से बताना है कि कौन सा हो सकता है। देखिए, ये जो ऊर्जादायी फसल है आपने नहीं पढ़ा होगा, ये केमिस्ट्री का है। ये सब कहाँ से यूज करते हैं? केमिस्ट्री का पार्ट यूज करते हैं, थोड़ा सा जैव बायो। ठीक है, जो बायो वाला पार्ट है उसमें इन्वायरमेंटल वाला पार्ट है, उसका थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको ये चीजें डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन ये चीजें आप याद कर सकते हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में भी आपको एग्जाम में दोबारा से मिल भी सकते हैं या नए टाइप के मिल सकते हैं, तो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन से आपके सिलेक्शन नहीं रुकेंगे, क्योंकि एक ही होगा। ठीक है, बाकी पोर्शन भी आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। ठीक है, चलिए बताएं जल्दी से। चलिए देखिए, यहां से अगर हम बात करें इसमें, तो इसका आंसर क्या है अपना? ये है, केवल A, D और E है। अब यहां से ऊर्जादायी फसल, अब ऊर्जादायी फसल का मतलब क्या हुआ? आते हैं, पहले से बात करते हैं। वे तेजी से बढ़ने वाले पादप होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन। उन्हें वृद्धि के लिए विशेष ऋतु की आवश्यकता होती है, उन्हें वृद्धि के लिए आवश्यक रूप से उर्वरक भूमि की आवश्यकता होती है। फिर आइए, वे उन्हें गैसीय और तरल ईंधन में रूपांतरित किया जा सकता है, इनका कैलोरीफिक मान अधिक होता है। अब आपसे यहाँ कोई विशेष फसल की बात कर रहा है, ऐसा फसल जिससे हम ऑयल बनाएं, ऑयल बना के उनको हम कन्वर्ट कर सके दूसरे में। जैसे आप सुने होंगे जेट्रोफा, सुने होंगे। ठीक है, जेट्रोफा की बात किया जाए, ये सुना होगा। जेट्रोफा का क्या किया जा रहा है? इसका ऑयल और या जेट्रोफा से इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट किया जाएगा? C2H5OH में। ये क्या है? इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा। अब इस पे आइए, सबसे पहले
वे गैसीय और तरल ईंधन में रूपांतरित किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तभी तो इनको हम क्या करेंगे, ये ऊर्जादायी होंगे, ऊर्जा तभी देंगे ना। जैसे सीएनजी है, यूज करते हो आप, तो इसको हम ऐसा कुछ कन्वर्ट करें, गैस में यूज कर लें, एलपीजी सिलेंडर में हम भर लें, ठीक है। तरल ईंधन की तरह हम यूज कर सकते हैं, ये तरल होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं, या इसको हम गैसीफाइड कर लें, ठीक है, ये हो सकता है। अब इनका इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब इनका कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या हुआ, जो ईंधन जितनी तेजी से जल सके, जितनी तेज, जैसे पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, मिट्टी का तेल ले लीजिए, ठीक, उनमें आग लाने की कोशिश करें, पेट्रोल जो होगा बहुत तेजी से जलेगा, ठीक है उसमें, और अगर गैसेस फॉर्म में है तो और तेजी जलेगा, जैसे आपके यहाँ एलपीजी होगा, ठीक है, उसकी बात किया जाए तो इनका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, जलने के बाद उतनी ऊर्जा उतनी अच्छे से देते हैं ये, ठीक है, ये कैलोरीफिक वैल्यू इनकी क्या होगी, समानता ज्यादा होगी। अब क्या है, अब यहां से बात किया जाए ए में, और यहां से बात करें इसमें, वे तेजी से बढ़ने वाले पादप होते हैं, क्योंकि इनका अगर तेजी से बढ़ने वाले होंगे, इसका मतलब क्या होगा, उत्पादन इनका क्या होगा, इनका ज्यादा होगा। पहली बात, जब आपसे कभी ऊर्जादायी फसल पूछी जाए तो सबसे पहले दो मेन कारण ढूंढिएगा। मेन कारण आपको यहां पे डी दिख रहा है और मेन कारण ई दिख रहा है, तो सबसे पहले डी और ई पे आइए, डी और ई पे आइए, यहां पे चले जाए तो डी है और ई है, ये मेन कारण आपको दिखता है। अब इन सब में अगर आप देखें तो आपके पास अब छांटने के लिए क्या है कि हाँ भाई ये वाला नहीं हो सकता है। इसमें चले आए कि इन सब में तीनों में कौन सा हो सकता है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे सी देखो, तो एक ऑप्शन यहाँ पे सी है, और सी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो एक बार सी हम देखते हैं। उन्हें वृद्धि के लिए आवश्यक रूप से उर्वरक भूमि की आवश्यकता होती है। अब यहां से देखें, वे तेजी से बढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनका जो उत्पादन है वो पूरे साल हमारे लिए क्या होगा, मेंटेन करके रखेगा। जैट्रोफा जैसे फसल की अगर बात किया जाए, या अदर फसलों की बात करें जो वैज्ञानिक तरीके से बनाए जा रहे हैं, उन फसलों क्या किया जा रहा है, उसको संकरित बनाया जा रहा है। मतलब कैसे, यहां समझिएगा, एक मिनट देखिए, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये था पहले गेहूं का पौधा, ठीक है, गेहूं का। जब हम भारत देश की बात करें 1960 के दशक की बात करते हैं, यहां पे इन गेहूं के पौधों से क्या है, उत्पादन क्या था, उत्पादन कम था, ठीक। बाद में मैक्सिको में एक प्रयोग किया जाता है और गेहूं का एक पौधा बनाया जाता है जो कि लंबा हो सकता है, इसको पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, इसकी जो बाली होगी गेहूं की, इसमें मान लो 10 दाने होते थे, इस वाले में क्या होगा, जो बाली होगी इसमें यहां से 20 दाने होंगे, और बालियां बहुत सारी इसमें लगी होंगी, पानी की आवश्यकता क्या कम होगी, जो जलवायु या पर्यावरण का प्रभाव होगा वो कम होगा, उर्वरक की जो मात्रा होगी वो इसको कम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, कम आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पौधे को हम ऐसे क्षेत्र में उगा सकते हैं जहां पर इन सब की क्या है, कमी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बीज को अब भारत ने क्या किया, खरीद लिया, कब, 1966 के टाइम में, और अपने यहां क्या लाता है, हरित क्रांति लाता है, ठीक है, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की वजह से आप देखो गेहूं का उत्पादन क्या हुआ, काफी बढ़ गया, ठीक है। लेकिन ये तो एग्जाम्पल मैंने एक दिया, तो ऐसी फसलें भी हम बना रहे हैं ऊर्जादायी, जिसमें इन सब की आवश्यकता क्या होती है, कम पड़ती है, जो दो वाले हैं बी और सी, कि विशेष ऋतु की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो पता चला जाड़े में हो रही तो बाकी टाइम ईंधन कहाँ से लाएंगे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उनके वृद्धि के लिए उर्वरक भूमि पड़ेगी, तो उर्वरक भूमि के लिए पता चला उत्तर भारत में उर्वरक भूमि तो ज्यादा है, दक्षिण भारत में नहीं है, तो दक्षिण भारत के लोग क्या करेंगे, खुद सोचिए, अगर कि दक्षिण भारत के लोग क्या करेंगे, इधर तो उर्वरक भूमि और भी कम है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा हम फसल बनाने की कोशिश करें, बनाए हैं कि जो क्या करें, इनको उर्वरक की आवश्यकता भी, उर्वरक भूमि की आवश्यकता ना पड़े, वो जिस उसमें चाहे हम उगा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा अपना, ए होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में वृद्धि में से वैश्विक पादप वृद्धि बढ़ने की प्रत्याशा होती है, निवर्णीकरण जीवमंडल की क्षमता में वृद्धि कर सकता है। निवर्णीकरण मतलब पेड़ पौधों काट दिया जाए, वनों काट दिया जाए, उसकी बात कर रहा है। यहां से बताइए भाई क्या होगा आंसर, जल्दी से आप लोग बताइए जल्दी से।
देखिए ध्यान दें, यहां से अगर हम बात करें इसमें, ये क्या होगा आंसर अपना, ये कथन एक क्या है सही, कथन दूसरा क्या है गलत है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड जब CO2 में वृद्धि से वैश्विक पादप वृद्धि बढ़ने की प्रत्याशा होती है। जब अगर बात करें यहां से पेड़ पौधों की बात किया जाए तो क्या लेता है ये, CO2 लेगा, और यहाँ से प्रकृति में ऑलरेडी CO2 अगर अवेलेबल है तो ऑब्वियस है ये क्या करेगा, जित मात्रा ले करके अपना भोजन निर्माण करेगा और ये अपनी वृद्धि करेगा। निवर्णीकरणीय जीवमंडल की क्षमता में वृद्धि कर सकती है। अब अगर भैया आप क्या करोगे, पेड़ पौधे काट डालोगे तो काटेंगे तो जीवमंडल जो है, जीवमंडल कितने, 3 है। यहाँ से अगर बात किया जाए तो एक तो वायुमंडल जहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं, जलमंडल, और एक क्या होगा खुद का, यहाँ से जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। अब इन तीनों की बात करें तो इसमें सब में कॉमन क्या हो गया, जीवमंडल। ठीक है, जीव, तो जीवमंडल क्या, इसकी वजह से निवर्णीकरण कर देंगे पृथ्वी पर अगर स्थल पे, तो क्या इससे जीवमंडल की प्रत्याशा ये वृद्धि बढ़ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी। अगर ऐसा ना हो, वृद्धि हो, तो फिर पूरे पेड़ों को हम लोग काट डालें। ठीक है, क्यों, इसको काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कहाँ से लाएंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में पेड़ पौधे नहीं लगेगी तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, खत्म। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDGs और संधारणीय विकास लक्ष्य SDGs, दोनों में बताना है कॉमन कौन सा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर बहुत सोच समझ के बनाया था। ठीक है, शून्य भुखमरी, अनिर्धनता, लैंगिक समानता, जलगत जीवन, पृथ्वी पर जीवन। देखो ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं इन दोनों की तो ये केवल और केवल किस में है, SDGs में है। SDGs में अगर आए इसमें ये 14 नंबर का आएगा, इसकी बात किया जाए 15 नंबर का आएगा। बी और डी को काट दीजिए, बी और डी को काट दीजिए, बी और डी को कट कर दीजिए। ठीक है, जब बी और डी कट कर देंगे कौन सा मिल गया, यहाँ पे ACE मिल गया। तो ए क्या है, यहाँ शून्य भुखमरी के लिए है 2 नंबर पे, अनिर्धनता की बात करें पहले नंबर पे, SDG में लैंगिक समानता की बात करें 5वें नंबर पे। ठीक है, ये तीनों क्या है इसमें कॉमन है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में फिर से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 से मैच करवानी है। इधर क्या है, प्रदूषण है, प्रदूषक है, इधर क्या है, स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वाष्पिल कार्बन यौगिक, ओजोन। इधर क्या है, एलर्जी कारक, कैंसर कारक, श्वसन रोधी या नील रोगी शिशु, मतलब जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, यहां से बताना है आप सबको, पढ़ाया है, मैच करवा लगे आप सब। नौ 50 हो गया, मुझे लग रहा है मैं 15 क्वेश्चन ही करवा पाऊंगा। चलो बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो फिर कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। देखिए ध्यान दें, जब अगर हम यहां से बात करें तो आप सब जानते हो कि वाष्पिल ये वाला नाइट्रोजन कार्बन, इसकी अगर हम बात करें तो आप सब जानते हो ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए होता है, ये तो हमें पता है अच्छे से। तो क्या है, बी का कौन होगा, चौथा। तो बी का चौथा अगर आप देखें तो बी का चौथा यहां भी है, बी का चौथा यहां भी है और बी का चौथा यहां भी है। ये सब जानते हैं, तो कौन सा, 3rd नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखें, अब हम जानते हैं यहाँ पे ओजोन के बारे में आपने ठीक ठाक सुन रखा होगा। जब ओजोन के बारे में सुन रखा है तो यहाँ से एलर्जी कारक, कैंसर कारक, श्वसन रोधी। ठीक है, अब ये एलर्जी कारक, कैंसर कारक यहाँ से हो गया, एक श्वसन रोधी हो गया। अब इन सब की बात करें, आपने आंसर कौन कौन से दिए हैं, पढ़ तो लो। 13 का बी, कुछ लोग आंसर किया हुआ है, और लोग बताइए। 13 का बी, 13 का बी, 13 का बी, बहुत अच्छे। एक मिनट पानी पी लूं। चलो देखते हैं, यहां देखते हैं हम लोग। फिर देखिए, अब यहां से आते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया। अब यहां से बात करें, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात किया जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो आपने इसके बारे में सुना होगा
कि जब अपने ब्लड के साथ ही मिलता है तो ब्लड के साथ क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है, उसके साथ प्रतिक्रिया बहुत तेजी से करता है, प्रतिक्रिया करने के बाद प्रतिक्रिया करता है उसमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यहां पर एलर्जी कारक, कैंसर कारक और श्वसन रोधी, इसकी बात किया जाए, अब रुक जाइए, दो यहां पे और हैं। एक अगर देखें तो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक की बात करें तो ये होता है VOC, VOC होता है, ठीक है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ये क्या होते हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। छोटे पार्टिकल्स को आप श्वसन में लेंगे, जब सांस में लेंगे तो जो आपके लंग्स हैं उस लंग्स में क्या होंगे, जमा होंगे, और समय के साथ जमा होने के बाद जिसको टार कहते हैं के रूप में जमा होंगे और कैंसर कारक बनते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको क्या होती है, कैंसर मैक्सिमम होती है। तो यहां से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो होगा वो कैंसर कारक मैक्सिमम होगा। तो यहां पे सी का कौन सा होना चाहिए, दूसरा। तो अब इन सब में देखो तो यहां पे क्या है, सी का दूसरा, सी का दूसरा, और इसमें क्या है, सी का दूसरा। अब देखो ये वाला आंसर भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि दूसरा नहीं है। अब हमारे पास क्या है, यहां से ये और ये ऑप्शन बचा, ठीक है। वो मैं इस तरह से पढ़ाना चाह रहा हूं आपको कि ताकि आप वहां पे पकड़ सके क्वेश्चन को। तो एक क्या हो गया, यहां से कैंसर कारक ये हमने देख लिया, एक हमने ये देख लिया। अब एक आता है श्वसन रोधी, एक होता है एलर्जी कारक। जब आप अगर देखें ओजोन की बात करेंगे तो ओजोन से आपके आंख में और गले में जलन होती है, ये होती है एलर्जी। सबको नहीं होती है लेकिन कुछ कुछ लोग क्या है, सेंसिटिव होते हैं, तो ये एलर्जी कारक बनता है। और ये क्या होगा, यहां से फर्स्ट वाला डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो डी का फर्स्ट देख लीजिए, डी का फर्स्ट यहां है और इसमें क्या है, ये नहीं होगा। और यहां पे क्या है, सी का दूसरा जो अपना यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करता है, श्वसन रोधी। चाहे कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे होता तो ये भी क्या होता, श्वसन रोधी ही होता, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत अपघटक द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस के लिए ऊर्जा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होती है। तापीय ऊर्जा संयंत्र की ऊर्जा से, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से, नाभिकीय ऊर्जा से, या लेड बैटरी से। इसको बताना है आप सबको जल्दी से। यहां से बी नहीं होगा, ए होगा, ए आंसर ए होगा। कारण क्या है वो मैंने समझा दिया आप सबको। चले यहां बताइए, विद्युत अपघटन वाला बताइए जल्दी से। अब यहां से जब हम देखें विद्युत अपघटन द्वारा जो ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात करें, हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन कई तरीके के होते हैं लेकिन केवल हाइड्रोजन की बात करें तो ये क्या होगा, रंगहीन होता है। इस पे ये मत जाइएगा कि इसका अलग कलर होगा। ग्रीन जो होगा बस इसकी बात करते हैं, ये कहां से, पानी से प्राप्त किया जाता है। इसका जब अपघटन किया जाता है तो यहाँ पे OH माइनस में और यहाँ पे H प्लस में किया जाता है, ठीक है। और इससे क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन की प्राप्ति करते हैं, वो वैज्ञानिक तरीका है। तापीय ऊर्जा संयंत्र से इसमें कोयला जलाते हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से, नाभिकीय ऊर्जा से, लेड बैटरी से, ठीक है। तो यहाँ पे तापीय ऊर्जा की देखें विद्युत अपघटन द्वारा ये होगा आंसर बी यहां से, ठीक है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से, नवीकरणीय स्रोत इसलिए क्योंकि इसको हम कोयला जला के हाइड्रोजन प्राप्त करेंगे तो ये क्या होगा, नवीकरणीय स्रोत तो है नहीं, और नवीकरणीय स्रोत हम बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस क्या है, नवीकरणीय स्रोत ही है। प्राप्त कहां से करेंगे, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त करेंगे, जिससे जल का हम क्या कर सके, अपघटन कर सके और इसको दो पार्ट में बांट सके और इससे हाइड्रोजन का निर्माण कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीय वायु प्रदूषक के उदाहरण कौन कौन से हैं। अब इसे आपको ठीक से बताना है कौन सा होगा। बताइए भाई जल्दी से। चलिए आप लोगों ने आंसर की कौन सा किया है, लिख लिया सर, अगली बार गलत नहीं होगी, कोई बात नहीं, हाँ याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। देखिए
सबसे पहले आते हैं, ये क्या कहता है, द्वितीय प्रदूषक की बात करता है, सेकेंडरी पोल्यूशन की बात करता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट की। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट की हम लोग बात करें तो हमने कहा कि जैसे कोयला है, कोयला से अगर जलाएंगे तो क्या आएगा, सल्फर के ऑक्साइड आएंगे और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आएंगे, ये हम बात करें। अब ये ताप और सब किसी वजह से फिजिकल केमिकल प्रोसेस से ये क्या करें, जैसे हमने पढ़ा HNO3 बना लें, या यहीं से बात करें H2SO4 बना लें, ये सब क्या होंगे, सेकेंडरी कहलाते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम देखें, एक तो सल्फेट हो गया, सल्फर से बना सल्फेट, फिर अगर देखें नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, एक हो गया प्रकाश रासायनिक धूम। प्रकाश रासायनिक धूम की बात करें तो ये क्या हो गया, प्रकाश रासायनिक धूम। हमने देखा था कि प्रकाश रासायनिक धूम जो होता है, आप सब कल पढ़ रहे थे कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए अगर हमने देखा था सनलाइट चाहिए, आपने पढ़ा हुआ है। सनलाइट के अलावा यहाँ से VOC पार्टिकल्स चाहिए, उसके अलावा देखें यहाँ से तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इनको अगर लें तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, दूसरे पार्टिकल में, दूसरे चीज में। ये क्या होगा, अपना सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगा, प्रकाश रासायनिक धूम। अब सी वाला ऑप्शन जिसमें है वो देखिए, सी वाला यहाँ से सी वाला सभी में है। ठीक, अब आइए एक अगर हम देखें सल्फेट की बात किया जाए, जैसे यहाँ पे H2SO4 की बात किया जाए, H2 को हटा दें, ये जो बचा पार्ट ये क्या है, सल्फेट है। ठीक है, बचा ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। ठीक, क्या हो, किससे बना है, सल्फर के ऑक्साइड से। सल्फर के ऑक्साइड से मिलने के बाद क्या हुआ, H2SO4 बना। तो ऐसे कुछ पार्टिकल बनेंगे अगर, तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी पोल्यूशन। तो ये भी क्या है अपना, यहाँ सल्फेट की अगर बात किया जाए, ए वाले ऑप्शन, तो ए वाला भी क्या है, इसमें है, ए वाला क्या है, इसमें है। बाकी सबको क्या करिए, एलिमिनेट करिए, बाकी सबको क्या करिए, एलिमिनेट करिए। अब देखें, जो नॉर्मल पढ़ रखा है वो चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं कि जो आप जानते या पहले आपने सुना होगा। चाहूं तो आंसर टिक करूं और आगे बढ़ूं, आपको समझा दूं, लेकिन वो चीजें पकड़ने की कोशिश करिए जो आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो सल्फेट, ये चीजें कहां आई है, यहां पे आ रही। अब देखिए, एक आता है पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट, ये आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट नहीं पढ़ा है। एक है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये भी आप नहीं पढ़े हैं। अब अपने पास अगर आप देखोगे आंसर के रूप में, तो हमारे पास क्या है, यहां से ए वाला ये हो गया, डी वाला आंसर हो सकता है, और ए कौन सा हो सकता है, ए वाला। तो इसमें क्या है, बी डी दिया है, और इसमें क्या है, बी वाला कट किया है। अब बी वाले को हमें क्या करना है, चेक करना है। बी वाले की बात किया जाए, एक है नाइट्रिक ऑक्साइड है। जब हम लोग बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बनता है, नाइट्रोजन अगर है, नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स, ये भी क्या बन जाते हैं, द्वितीय प्रदूषक के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये इससे भी क्या कहलाएगा, द्वितीय प्रदूषक ही कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला भी आंसर क्या होगा, अपना राइट होगा। बी वाला इसमें गिवन नहीं, तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से ए। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाद में आपको यहाँ से मुझे पढ़ाना है आप सबको। जब हम लोग क्या करेंगे, जब प्रदूषण चैप्टर पढ़ रहे होंगे, प्रदूषण चैप्टर में इसमें जब आएगा वायु प्रदूषण, तो मैं आपको इसमें ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल वेट करिए इन सब का। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलें, तो ये रहे 15 क्वेश्चन। अब आज टाइम नहीं है, ठीक है, तो कल जब मिलेंगे तो जो बाकी बचे क्वेश्चन है उसको इसमें इंक्लूड करवा दूंगा, और जो आगामी आने वाला है उसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे होंगे। तो आई होप कि आप सबने अच्छे से, या आप सबको समझ में आ रहा होगा ठीक से। प्लीज़ एक बार मैसेज करके बताइएगा, और जो लोग भी क्लास कर रहे होंगे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, बाकी लोग को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, संख्याएं आप लोग की बढ़ रही हैं, देख करके बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आई होप कि आप सब सीख रहे होंगे अच्छे से। थोड़ा करवाने में क्वेश्चन ऑब्वियस है, थोड़ा सा होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बात करते जाओगे आपको आसान हो जाएगा। ठीक है सर, जून का क्वेश्चन करवाऊंगा। क्यों घबरा रही हैं आप लोग, प्रीति सिंह जी क्यों घबरा रही हैं? 2021 हो जाएगा, 2022 वाला साथ में होगा ही, फिर लास्ट जो बच रहा 2023। लेकिन तब भी जल्दी है कि 2023 मुझे करना है, तो सैटरडे वाली क्लास मेरी 8 बजे वाली देखा करिए आप। ठीक है, वहाँ पे 2023 का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जा रहा है। मेरे साथ अगर क्रम से चलना है तो यहाँ पे वेट करिए, कम से कम अभी आपको वेट करना पड़ेगा, 3 से 4 दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सब आप लोग का। इस पे बस आप लोग का एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप लोग क्या करिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
प्रीति सिंह जी, आई होप कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे थी, आप यहाँ पे आई। अदर स्टूडेंट जो आपके संपर्क में हैं उनको भी बताइए कि हाँ यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उन तक अगर वीडियोस पहुँच जाए तो कम से कम उन लोग का भी फायदा हो जाएगा। बस इतनी हेल्प करिएगा प्रीति सिंह, ठीक है। चलें, ठीक है, धन्यवाद आप सबका, नमस्कार, बाय। बजे ही रहेगी टाइम, 9 बजे डेली, 9 बजे टाइम रहेगी आप सबकी, डेली 9 बजे।